नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। और डिजिटल इंडिया की उस सपने को साकार करने में हमें सफलता मिलने में कठिनाई होगी। और मुझे लगता है कि यह एक नया प्रयास है। इन छात्रों से जो मेरे पास 8 छात्र यहां पर अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे, जिन्होंने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग ली है, मैं उनसे ही पूछ रहा था कि कहां से आपने अपनी डिग्री ली है। तो ज्यादातर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से या आईटीएम से जुड़े हुए गोरखपुर के ही छात्र थे। आपने अब तक अपने विश्वविद्यालय में या अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में जो भी अध्ययन किया है, वह ज्यादातर एक प्रकार का उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, सैद्धांतिक पक्ष है। जब आप किसी उस फील्ड से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं, तो वह आपको उसके व्यवहारिक ज्ञान के साथ, उसके प्रैक्टिकल के साथ जोड़ती है कि दैनिक जीवन में जो कुछ आप अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं, जो आपने लैब्स में आपने देखा है, वास्तविक धरातल उसका क्या है, इंडस्ट्री उसके लिए किस प्रकार के प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराती है और आगे की आपकी चैलेंजेस क्या हैं, इन सब से आपको रूबरू करने का एक अवसर देता है। इसलिए इस प्रकार की इनोवेशन कैंपस अत्यंत सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को और सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश के 3500 हमारे युवा छात्र जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक नया भविष्य आगे बढ़ाया है। सैमसंग यह भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है। और सबसे ज्यादा मोबाइल फोन ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनाते हैं, नोएडा में। और मैं सैमसंग इंडिया से जरूर कहूंगा कि अपने नोएडा कैंपस में एक बार यहां के छात्रों का विजिट जरूर करवाएं। मुझे याद है 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तब सैमसंग उससे पहले की स्थिति से बहुत आहत था। ये लगभग अपने कैंपस को बाइंड अप करने की तैयारी कर रहे थे कि हम लोग यहां से अब जाएंगे। और जब मैं आया था तो मैंने उसी समय मार्च 2017 में सैमसंग इंडिया के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी आप चिंता मत करिए, अपना कार्य प्रारंभ करिए। और मैंने अपने उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री को कहा कि भाई आप जाइए, इनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करिए और अगले 1 सप्ताह के अंदर प्रयास होना चाहिए कि सैमसंग अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर ले। और 2018 में मुझे याद है तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रेसिडेंट मून ने सैमसंग इंडिया के इस मोबाइल फोन निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए स्वयं 2 राष्ट्राध्यक्ष नोएडा में पहुंचे थे और उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जो आज दुनिया की 55% मोबाइल फोन निर्माण के लिए आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत के 55% मोबाइल फोन बन रहे हैं। 60% से मोबाइल फोन के कंपोनेंट का निर्माण भी, उसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो रहा है। और उसमें सैमसंग इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका है।
बल्कि भारत का पहले डिस्प्ले यूनिट, जो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, ये जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और कोरोना कालखंड में सैमसंग उसे चीन से भारत में, और भारत में भी उन्होंने यूपी में अपना वो निवेश किया है, जो अब सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुका है। मुझे अच्छा लगा यहां पर सैमसंग इनोवेशन कैंपस में जो ये प्रशिक्षण दिया गया है, जो ये ट्रेनिंग हुई है, ये वास्तव में मॉडर्न कोर्सेज के, जो न्यू एज कोर्सेज हैं, उनके साथ किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डाटा साइंसेस के साथ में, और अन्य उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, बिग डाटा एंड कोडिंग को लेकर, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग को लेकर के, यानी ये अलग अलग जो प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, जो आज की आवश्यकता है, जो ग्लोबल मार्केट की आज की आवश्यकता है, उसे लेकर के ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम यहां पर करवाए गए। और मुझे लगता है कि हमारी अब तक की सबसे बड़ी कमी क्या रही है, हमारी अकादमिक संस्थाओं की सबसे बड़ी कमी यह रही है कि हम लोगों ने मार्केट की कभी मैपिंग नहीं की। समाज की आवश्यकता क्या है, मार्केट क्या चाहता है, ये पूरी जो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई के नियम पर आधारित है। अर्थशास्त्र के अगर इस नियम को हम भुला देंगे तो हम बेरोजगारों की एक फौज ही खड़ा करेंगे। हमें इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, हमारी संस्थाओं को इधर जाना पड़ेगा। आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो, आईआईटीज हो, या फिर विश्वविद्यालय हो, हमें देखना होगा कि हम पाठ्यक्रम उन्हें संचालित करें जो अगले 15 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 25 वर्ष के लिए उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म दे सके। और इसके लिए समय समय पर संस्थाओं के द्वारा उस प्रकार की मैपिंग कराना, सर्वे कराना, जहां पे हमारी संस्था है वहां के लोकल क्षेत्र की, उस रीजन की, देश की, दुनिया की, और फिर उस मैपिंग के अनुरूप पाठ्यक्रम को भी तैयार करना। अगर हम ये नहीं तैयार करेंगे तो हम लोग फिर पिछड़ जाएंगे। हम पिछड़े क्यों? पिछड़ने के पीछे यही कारण था, हम अभी भी वही रटे रटाई बातों को लेकर के आज भी चल रहे हैं, घिसी पिटी बातों को लेकर के आज भी चल रहे हैं। परिणाम क्या होता है कि हमारे यहां से जो लड़का जाता है, दुनिया में जिसको लोगों ने आउट ऑफ डेट कर दिया है, उसको हम पाठ्यक्रम का हिस्सा आज बनाते हैं। इसका मतलब वहां से निकला हुआ छात्र कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री लेकर के जाएगा तो अब बाजार में ऐसे खड़ा रहेगा, उसी लाइन पे खड़ा होगा जैसे चौराहे पर कोई मजदूर जाता है, खड़ा होता है, कहीं से आवाज आएगी कि भाई हमें एक मजदूर चाहिए, वो बेचारा आवाज लगा के हाथ उठा के कहता मैं भी आऊं, मैं काम करना चाहता हूं। नहीं, कैंपस में इसका सिलेक्शन हो, कैंपस में ही ट्रेनिंग के दौरान हम उसको इस बात की गारंटी दे सकें, या फिर वो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सके कि हां मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तब साकार होगी जब हम उसके अनुरूप पाठ्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का कार्य करेंगे। मार्केट की डिमांड के अनुसार हम उस मैपिंग के अनुसार डिमांड और उस डिमांड की सप्लाई के लिए उस प्रकार के पाठ्यक्रम, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कोर्सेज हम प्रारंभ कर सकेंगे, तब इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज बहुत सारे कार्यक्रम इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं। हमने यूपी